जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाई जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 1 साल का समय, अगर बैंक 1 साल का समय दे दे तो सबकी मौज हो जाएगी, लेकिन बैंक समय देता नहीं है। लेकिन समय लेने का एक तरीका होता है, अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सुन लोगे। देखो भाइयों, लोन की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब बंदा बुरा फंस जाता है, उसको इस दलदल से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई लोग इस बीच में, कई लोग ऐसा है कि अपने खुद का जीवन लीला समाप्त तक कर लेते हैं इस बीच में, क्योंकि उनके ऊपर बोझ बहुत बड़ा होता है। लोन का जो बोझ है दिमाग के अंदर सारा दिन घूमता रहता है, क्योंकि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते तो इनकी जो रिकवरी वाले हैं तमाम तरीके से आपके साथ दुर्व्यवहार करना, आपके साथ गाली गलौज करना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर बैंक ना समय दे रहा है 1 साल का, लेकिन हम लोग किस प्रकार इससे बाहर निकल सकते हैं बिना समय लिए भी, क्योंकि रास्ते बहुत है। ये मत सोचिए आप ये चाहें कि हम अपना काम भी तरीके से करते रहें, जो हम बिजनेस कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं वो भी हम तरीके से करते रहें, और लोन की टेंशन भी हमारे दिमाग में इतनी ना रहे कि भैया हम लोग परेशान रहें सारी उम्र के, करें तो करें क्या। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। चाहे आपका लोन जितने लाख का मर्जी हो, सबके साथ सेम सिचुएशन होने वाली है। अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करेंगे, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है, चाहे आपका NBFC से है, या फिर आपका बैंकिंग से लोन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। 1 साल तक आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप पूरा जो 1 साल है बड़ा आराम से निकाल लें, या तो आप उसकी सेटलमेंट कर लें या फिर उसका फोरक्लोज कर लें। ज़्यादा टेंशन ना हो, सिर्फ आपके साथ जो दिक्कत चल रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत है फ़ोन कॉल की, उससे थोड़ा सा आपको समझना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। भाई अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके उन लोगों को शेयर करना जो लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। शेयर जरूर करना वीडियो को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि उनको पता चले कि भैया इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे इससे निपटना है, कैसे बाहर निकल सकते हैं। रास्ते बहुत हैं, ठीक है। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम बता देना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि रिकवरी वालों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। लोग घर पर भी बहुत सारी कंपनी के रिकवरी वाले आने चालू हो चुके हैं, क्योंकि इस समय कुछ रिकवरियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इस चीज़ के लिए भाई कमेंट में बता दीजिए कंपनी का नाम लिख के, ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी हम रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लाइव पर हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमसे संपर्क कर लें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी है तो कॉल बुकिंग का हम नंबर अपना कमेंट में पिन कर देंगे। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाइयों, ये जो NBFC कंपनियां हैं या फिर क्रेडिट कार्ड है, ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड में आते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब आपने बैंक को किसी भी चीज़ की गिरवी नहीं रख रखी, ना ही आपने कोई अपना सोना चांदी या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ भी आपने गिरवी नहीं रख रखा। ये सारा का सारा जो लोन मिला हुआ है आपको मिला आपके सिविल के बेस पर। जब आपका सिविल बहुत अच्छा था, सिविल अच्छा होने का मतलब ये है कि आपका 700 प्लस सिविल है, और बैंक आपको पास निरंतर आपकी जीमेल पे इतनी ईमेल्स भरी हुई हैं कि भैया कोई ऐसा फाइनेंस, को ये फाइनेंस, को ये फाइनेंस, सभी के सभी आपकी मेल भरी हुई है कि भैया लोन ले लो, लोन ले लो। लेकिन अब आपका सिविल जब डाउन हो चुका है, अब कोई भी कंपनी आपको मेल तो जरूर कर रही है लेकिन लोन कोई नहीं दे रही। इस स्थिति में बंदा क्या करे, क्योंकि हमने तो ये सोचा था चलो हम लोग क्या करें, टोपी घुमा रहे हैं। बहुत से लोग टोपियां घुमाते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करके टोपी घुमा घुमा के अपने ऊपर एक ऐसा बोझ ले लेते हैं कि अब इस बोझ से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। अब करें तो करें क्या। ना ही हमारे पास कोई जानकारी है, ना ही हमें RBI के गाइडलाइन के बारे में पता है। बस हमें ये पता है कि हमने लोन नहीं भरा, हम अपना नंबर बंद कर देते हैं और स्विच ऑफ करके साइड में रख देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। भाइयों, जो होगा देखा जाएगा का मतलब ये नहीं है कि आपने जो होगा देखा जाएगा के बीच में, इस बीच बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जो कि आप समझ नहीं पाते। इस बीच आपके पास सम्मान वगैरह भी आ जाते हैं, तमाम तरीके के ऐसे नोटिस आ जाते हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं। आपकी सैलरी तक उसमें अटैच हो जाती हैं। आपका घर का सामान की जब्ती वगैरह तो कभी होती नहीं है, ये सब आपका बेवकूफ़ बनाते हैं। बाकी इससे अब आपको निकलना कैसे, निकलने के रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एक एक बात समझ आए कि भैया लोन की किस्त अगर हम साल भर नहीं भरेंगे, हम इससे कैसे छुटकारा पाएं कि हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। मेन है दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, हम आराम से अपना खाना भी टाइम से खा सकें और अपना काम धंधे पर भी ध्यान से आराम से जा सकें। क्योंकि इस बीच आपकी जॉब वगैरह का आपको खतरा ज़्यादा रह जाता है, या तो किसी की जॉब भी चली जाती है तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। घर परिवार में कोई बंदा बीमार हो जाता है कमाने वाला, वो करे तो करें क्या। आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दिया, पैसा निकलने का आ नहीं रहा कहीं से, आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो आपको लगेगा कि वहाँ से पैसा आना ही नहीं है पैसा कहीं से कहीं तक भी। अब करें तो करें क्या। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, जिससे हम बात करते हैं या हमारी जिसके कॉल बुकिंग पे हमारी जितने लोगों से बात होती है, उनका एक ही हमेशा चीज़ रह जाती है कि भैया अब मेरे पास ना कोई हल नहीं निकल के आ रहा। कहीं रो रो के बात करते हैं, भैया मैं करूं तो करूं क्या। देखो, रोने और डरने से इससे कुछ भी हल नहीं है। देखो भैया, बैंक रिकवरी करती है, हमेशा रिकवरी जो करती है, आपका केस जाता है हमेशा रिकवरी में।
जो रिकवरी में केस जाता है आपका, पहले दिन ही आपका केस रिकवरी में चला जाता है जब आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं। असली में जो लोन डिफ़ॉल्टर होता है 3 महीने के बाद उसको लोन डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है। 3 महीने से पहले कभी भी किसी को लोन डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि 92 डेज़ का जो दायरा होता है वो एनपीए तक का नहीं होता। एनपीए 92 डेज़ के बाद होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जो जाता है आपका खाता 92 डेज़ में जाता है। उससे पहले बैंक आपका जो रेगुलर में चल रहा होता है आपका अकाउंट, जो कि रेगुलर चल रहा है पहले दिन से लेकर 92 दिन तक, उसमें क्या होता है, बैंक आपसे निरंतर पैसा निकालने की पूरी कोशिश करता है। वो किस प्रकार? फ़ोन कॉल के माध्यम से, दूसरा रिकवरी के माध्यम से, तीसरा आपके पास रिकॉल नोटिस भेज के। ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि व्यक्ति उन 92 दिनों के अंदर पूरी तरह से निचुड़ जाता है। अरे भैया मैं तो इस समय पूरा परेशान हो चुका हूँ। ये जो 92 दिन है ना, ये 92 दिन ही आपको परेशान करते हैं। 92 दिन के बाद आपको इतना परेशान नहीं होते जितना 92 दिन से पहले परेशान होते हैं, पहले दिन से लेकर 92 दिन तक। वो किस प्रकार? पहले वो फ़ोन करेंगे आपको, सर पहले प्यार से बोलेंगे सर पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो। अरे नहीं है पेमेंट, भाई क्या करें, करें तो करें क्या, है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। भैया नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, पहली बात तो 92 दिन के लिए अगर कर सकते हो तो नंबर बंद कर दो, या फिर अपने फ़ोन पर ऐसा डिफ़ॉल्ट मोड लगा दो कि भैया आपके पास किसी भी रिकवरी वाले की कॉल ना आए, क्योंकि रिकवरी वाले ही आपको परेशाान कर रहे हैं और यही लोग आपके घर पर आ रहे हैं। इनसे बचाव के कार्य बहुत सारे हैं। ये मत सोचिए कि इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। इनके लिए जो रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं, पहली बात है ये चवन्नी छाप झोला छाप है, इनका कोई भी आने का मतलब नहीं है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये आ सकते हैं सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये आ सकते हैं। लेकिन इससे निपटने का कोई तरीका तो होगा कि गाली गलौज से हमें कोई छुटकारा मिल सके। देखो बैंक के पास सबसे पहले आपको, देखो आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, आपकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, क्या आपने बैंक को बताया? अभी तक आपने बैंक को ना ही मेल की है ना ही लीगल प्रायर नोटिस भेजा है। आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ चुके हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कोई भी कहानी नहीं बनने वाली। सबसे पहले आपका चाहे 10 लाख का लोन है, चाहे आपका 50 लाख का लोन है, चाहे आपका 5 लाख का लोन है, चाहे आपका 1 लाख का लोन है, 50,000 का भी लोन है, बैंक को सबसे पहले अपनी जानकारी पुष्टा करवाएं कि भैया मेरी हालत खराब हो चुकी है, अभी लोन भरने में असमर्थ हैं। ठीक है, जब तक बैंक तक बात नहीं पहुंचेगी, बैंक अपने लीगल की कार्रवाई करती रहेगी। बैंक अपना चिट्ठा मजबूत कर रही है। आपके पास आपकी जीमेल पर इतनी मेल्स आती होंगी कि भैया ये वाला डिमांड नोटिस, ये नोटिस, ये नोटिस, इतने नोटिस आपके पास आते हैं। तो भैया कब तक ये आप इसको इकट्ठा करते रहोगे? नोटिस को इकट्ठा नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक नियम जान लीजिए। सबसे पहले लोन डिफ़ॉल्ट होने से पहले या 92 दिन के बीच में एक लीगल प्रायर नोटिस बैंक को भेज दीजिए, एक एडवोकेट के माध्यम से। अगर आपके पास एडवोकेट मौजूद नहीं है, संपर्क कर लीजिएगा, हम एडवोकेट आपको आपके शहर का हायर करवा के दे देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत परेशानी कहाँ है कि आपने अभी तक बैंक को नहीं बता रखा आपके साथ दिक्कत क्या है। आप सोचते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, नहीं, ऐसा कभी मत कीजिए। बैंक को सबसे पहले इसकी जानकारी पुष्टा करवाइए कि भैया ये दिक्कत हो चुकी है, या किसी के साथ मेडिकल इशू हो चुका है, या फिर कोई ऐसे वैसा कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है। तमाम तरीके से पहले बैंक को जानकारी पुष्टा करवाएं ताकि बैंक तक आपकी जानकारी पहुंच सके। हो सकता है इस बीच में 70% तक रिकवरियाँ स्टॉप हो चुकी हैं, आपके घर पर रिकवरी एजेंट भी नहीं आते। इस बीच 70% रिकवरियाँ स्टॉप हो जाती हैं, फ़ोन कॉल भी कम हो जाते हैं। लेकिन आपको जानकारी दे देते हैं, कई बार बैंक आपको समय नहीं देता, ये जो नोटिस वगैरह हैं, चलो ध्यान नहीं देता उस नोटिस की तरफ, लेकिन आपके पास एक सबूत इकट्ठा हो चुका है कि भैया हमने बैंक को जानकारी दे दी है। कल को बैंक अगर कोई भी लीगल की कार्रवाई करेगा तो वो जो लीगल प्रायर नोटिस है आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वो आपको कब तक बचा सकता है लीगल प्रायर नोटिस, वो भी बता देता हूँ। मान के चलें आपके बैंक ने वो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया। देखो आर्बिट्रेशन का नोटिस से लीगल प्रायर नोटिस का कोई भी लेन देन नहीं है, लेकिन अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा और बैंक ने आपको आर्बिट्रेशन भेज दिया है तो आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगवाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि भैया अगर आपका आर्बिट्रेशन का वोट पास कर दिया। पहली बात, आर्बिट्रेशन का वोट तब तक पास नहीं किया जाता जब तक आपकी सहमति ना हो। आपकी सहमति ना हो तो बैंक वोट कभी भी पास नहीं करवाएगा कोर्ट के माध्यम से। लेकिन इसके अंदर वोट पास हो सकता है अगर आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते। आज की डेट में ये देखा गया है कि कई जगह ऑब्जेक्शन फाइल लोगों ने इसका आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब नहीं दिया और पीछे से आपके पास नोटिस आ गया, आपने नोटिस को इग्नोर कर दिया, पीछे से आपका वोट पास हो गया और वोट पास होने के बाद आपकी सैलरी अटैच हो चुकी है उसके अंदर। कईयों की 50% सैलरी अटैच हो चुकी है, किसी की 100% तक सैलरी अटैच हो चुकी है, कईयों का पूरा खाता ही अटैच हो चुका है कि वो पैसे ही नहीं भर पा रहे हैं। अब वो करें तो करें क्या, माइनस में अकाउंट जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, अरे भैया मैं थोड़ा बहुत तो कमा रहा था, घर का परिवार का खर्चा निकाल रहा था, मैं खर्चा निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आ रही। आप किस लिए कमाने जाते हो? कमाने इसलिए जाते हो कि भैया घर पर दाल रोटी का खर्चा निकल सके। लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, जीरो, आपका अकाउंट जीरो जा रहा है और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो भैया इस चीज़ में सबसे पहले आर्बिट्रेशन की जो नोटिस आता है उसमें आपको ऑब्जेक्शन लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आर्बिट्रेशन के नोटिस को कभी इग्नोर मत करें, ठीक है। ये सब नोटिस चौथे 5वें महीने में आते हैं आपके पास, इसको इग्नोर मत करें। एक सेक्शन 25 का नोटिस बहुत सारे लोगों के पास आया होगा।
सेक्शन 25 का जो नोटिस होता है वो ईसीएस का होता है। ईसीएस ज़्यादातर आपके अकाउंट में लगी होती है, जो कि आपके एनबीएफसी ऐप हैं या फिर आपका कोई बैंकिंग से ज़्यादातर आपकी लगी होती है। लेकिन आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड में आपकी कभी भी ईसीएस नहीं लगी होती, तो क्रेडिट कार्ड में कभी भी सेक्शन 25 का नोटिस नहीं आता आपके पास। जो आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस आता है वो आपकी ईसीएस बाउंस का आता है, जिसमें 25 का आपका नोटिस आएगा सेटलमेंट के लिए। उसको अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो भैया बैंक इसके बाद क्या करता है, सेक्शन 25 का कोर्ट से आपके पास सम्मन जारी करवा देता है। सम्मन जारी होने के बाद फिर आपके पास डेट पड़ती है, आपको इधर उधर जाना पड़ता है, ये वो सब चीज़ें होती हैं लोग। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने चूक जाते हैं इन लेटर्स को, जो आपके पास लेटर आते हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर से आपको पढ़ने चाहिए, किसी एक्सपर्ट से आपको जानकारी लेनी चाहिए कि किस प्रकार के नोटिस आपके पास आ रहे हैं। नोटिस को इग्नोर करने की वजह से आप लोग परेशान होते हैं बाद में, और कुछ नहीं है, क्योंकि रिकवरी वाले आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नोटिस आपका बिगाड़ सकते हैं। इन नोटिस को कभी भी इग्नोर मत करें। टाइम टू टाइम जितने भी नोटिस आ रहे हैं, अगर मान के चलो आपके पास डिमांड नोटिस 10 आ चुके हैं, आपने एक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, बैंक तो अपनी तरफ से अपना तख्ता मजबूत कर रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से एक हाथ पे हाथ धर के बैठे, अरे कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी, अरे नहीं देखी जाएगी। बैंक ने पैसा दे रखा है, वो लेना जानती है किस प्रकार लेगी। लेकिन ये मत सोचे कि आपका कुछ नहीं, मतलब कि आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हमारे को जेल हो जाएगी, लेकिन इसमें जेल का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसमें कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेक्शन 25 का नोटिस जारी करके आपको मतलब कि जहाँ पर आपकी डेट पड़ी है, कोलकाता, जयपुर या फिर कहीं पालमपुर, कहीं भी आपकी डेट पड़ सकती है, देहरादून तक भी डेट पड़ सकती है। अगर आपको डेट पड़ जाती है तो आपको उसमें जाना पड़ सकता है। अगर उसमें आपको बचाव रखना है तो भाइयों सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस भेजिए, उसके बाद किसी एडवोकेट के माध्यम से आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगवाएं। उससे अगर सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है तो उसको इग्नोर मत करें, उसका रिप्लाई जरूर करवाएं, ठीक है ना। नहीं तो आगे जाकर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें 6 महीने तक चलेंगी आपके साथ। उसके बाद बैंक क्या करता है, ये सब चीज़ें होने के बाद बैंक ने बहुत कुछ कर लिया, अपनी तरफ से पूरा हाथ मार लिया, सब जगह से हाथ पैर सारी जगह से मार लिए, बैंक से अभी तक भी पैसा नहीं निकला कस्टमर से, मतलब कि ना ही कस्टमर ने उसको जवाब दिया, ना ही कुछ किया। अब क्या करेगा बैंक अब करेगा आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर। सेटलमेंट के लिए ऑफर कैसे करता है, आपको रिकवरी वाले आपने कर दिया 6 महीने तक फ़ोन बंद, चलो कुछ नहीं होता, 6 महीने तक हमने फ़ोन बंद कर दिया, हमने सारे कानूनी कार्रवाई भी हमने पूरी कर दी, ना ही आपकी सैलरी अटैच हुई क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगा दी थी, और ना ही किसी प्रकार की आपके साथ ऐसे दिक्कत आई, क्योंकि दिक्कत उसी व्यक्ति को आती है जो सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत किया कीजिए, इग्नोर करने की वजह से आप ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये सब कुछ हो गया, अब बैंक आपको धीरे धीरे आपको फ़ोन करेगा, ये रिकवरी वाला। अब 6 महीने हो चुके, अपना फ़ोन चाहे ऑन कर लीजिए। अगर अभी पैसा नहीं है तो 8वें महीने में पैसा है तो 8वें महीने में अपना फ़ोन ऑन कर लीजिए, आपके पास रिकवरी वालों के फ़ोन अभी भी आ रहे होंगे। ये मत सोचिए कि आपका रिकवरी वाले के फ़ोन नहीं आएंगे, रिकवरी वाले के फ़ोन तब भी आ रहे होंगे। वो किस लिए आएंगे, सर आप सेटलमेंट करवा लीजिए, हम आपके लोन की सेटलमेंट दे रहे हैं। कितने % पर दे रहे हो जी, हम आपको हम 50% पर सेटलमेंट दे रहे हैं, 50% पर सेटलमेंट करवा लीजिए। नहीं जी मेरा ब्योत नहीं है 50% का, अभी मेरे को थोड़ा सा और समय चाहिए, या तो आप मेरे की 25 या 30% पर सेटलमेंट करके दीजिए। अगर 1 लाख का लोन है तो मैं तो 30,000 रुपये मेरे पास पड़े, अगर ले सकते हो तो ले लो। नहीं जी हम 30,000 रुपये नहीं लेंगे, हम सेटलमेंट हम नहीं करते आपकी सेटलमेंट। चलो ठीक है जी, देखी जाएगी, हम नहीं करवा रहे अभी सेटलमेंट, मेरे पास अभी ब्योत नहीं है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 10-15 दिन के बाद ही उनका फ़ोन आएगा, सर हमने आपकी जो सेटलमेंट है 30% पर कर दी है, आपके पास लेटर तैयार हो रहा है, आप इसकी पेमेंट करवा दीजिए। आपको कितने अगर आपको सेटलमेंट में भी आपको ऑफर मिलते हैं, कैसे ऑफर मिलते हैं कि भैया मेरे को 4 महीने का टाइम चाहिए, 4 महीने में मैं अपनी सेटलमेंट कर सकता हूँ। कैसे भैया, आपका अगर 40,000 रुपये में सेटलमेंट हो रही है, 10-10,000 रुपये की 4 किस्तें बनवा लीजिए, उसमें भी आपकी सेटलमेंट हो जाती है। ये मत सोचिए कि आपकी सेटलमेंट का एक ही टाइम में पैसा देना होगा। एक टाइम में पैसा देने से आपको एक फ़ायदा मिल जाता है। वो फ़ायदा कैसा कि भैया आपने एक टाइम में पैसा दे दिया तो आपको थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप कहते हैं 4 किस्तें बनवानी है तो भैया उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, थोड़ा ब्याज ज़्यादा लगा देते हैं, या कुछ भी उनके खर्चे पर्चे जो कुछ भी होंगे वो ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं इन चीज़ों के अंदर। 1 साल का टाइम हमने किस लिए बोला था, 1 साल तक आप कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट 9वें महीने में जाता है ना, 9वें महीने में आपका अकाउंट हो जाता है राइट ऑफ, मतलब कि आपका ना बैंक जो अकाउंट है ना किसी और अन्य बैंक को सेल कर दिया जाता है। आपने कभी देखा होगा विलफुल डिफॉल्ट राइट ऑफ में आपका अकाउंट जा चुका है, आपने अपने सिबिल में चेक किया होगा। अगर ये चीज़ आपके साथ है तो आपका अकाउंट अब राइट ऑफ में जा चुका है, आप इसकी सेटलमेंट आसानी से करवा सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसी बीच ही आपकी 30% पर सेटलमेंट होती है। उससे पहले 30% में सेटलमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से होती है। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, कई बैंक आपको जो सेटलमेंट है वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर देंगे, कई बैंक है आपको आपके जो आउटस्टैंडिंग खड़ी है उसके ऊपर देंगे आपको सेटलमेंट।
हर बैंक का अपना अपना तरीका है, हर बैंक अपने तरीके से चलती है। जो क्रेडिट कार्ड है उनकी सेटलमेंट 22 से लेकर 30% के बीच में, 15% में भी सेटलमेंट हो जाती है राइट ऑफ के बाद। कई लोगों के पास लोक अदालत के नोटिस आते हैं, लोक अदालत में भी 20% 30% में सेटलमेंट हो जाती है। तो ये मत सोचा करिए कि आपके साथ ये दिक्कतें परेशानियाँ, जिस तरह आप पढ़ चुके हैं दिक्कतें परेशानियों में, तो इससे निकला नहीं जाएगा। निकलने के तरीके हैं, लेकिन अगर आप एक रूल फॉलो करेंगे, आरबीआई की गाइडलाइन वो लोग फॉलो नहीं करते, हम मानते हैं वो लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग गाइडलाइन फॉलो करेंगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से लोन डिफ़ॉल्टर हैं जो कि परेशान रहते हैं। हमारी वीडियो ज़्यादातर रात में देखी जाती है, शाम में देखी जाती है। तो भाई इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी याद आए, आपको कभी भी आपकी टेंशन पड़े कि भैया मैं लोन नहीं भर पा रहा, तो हमारे चैनल को एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।